स्वागत है दोस्तों स्टडी फॉर यूपीएससी में। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। 16 पार्ट तक हम लोगों ने कर लिया था और स्वतंत्रता का अधिकार शुरू भी हो गई थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 का बहुत हद तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ और टर्म बच गया था, 2-3 पॉइंट, उसको देखिए। गुलाम नबी आज़ाद केस 2000 में एससी ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया। एक्चुअली क्या है कि जम्मू कश्मीर में ना, जब इसको संघ राज क्षेत्र बना दिया गया तो उस समय आपको इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 370 हटा और बहुत सा 35A भी हटा और इसको संघ राज क्षेत्र घोषित कर दिया। तो बहुत दिनों तक इंटरनेट बंद किया गया। ठीक है, जिसके वजह से एक केस हुआ, उस केस का नाम था गुलाम नबी आज़ाद केस, और इसके द्वारा एससी ने कहा कि वहाँ इंटरनेट चालू कीजिए क्योंकि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। आप लोग ये पता कर लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इंटरनेट मौलिक अधिकार क्यों है। हालांकि थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम लोग इंटरनेट, जैसे अभी हमको आपको जो भी चीज़ बताना है उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का ही तो यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक मौलिक अधिकार है ये। इसके अलावा नवीन जिंदल केस 2004 में राष्ट्रध्वज फहराने के भी स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक इमैनुअल केस है 1986 में, उसमें आपको मौन रहने का भी अधिकार दिया गया। वह हालांकि हम इससे पहले आपको बता दिए थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ चुप रहने की भी स्वतंत्रता है हमको। यानी कि ये कब हुआ, जब राष्ट्रगान को लेकर चर्चा ज़्यादा हुई थी कि राष्ट्रगान में लोग खड़ा नहीं हो रहा, राष्ट्रगान गा नहीं रहा है, तो केस सब ज़्यादा हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था भाई चुप रहना, यानी कि चुप रहना भी मौलिक अधिकार है, जरूरी नहीं कि खड़ा होवे करे। ठीक, अब देखिए 19 नंबर आर्टिकल खत्म हो गया। अब हम लोग 20 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नागरिकों को, आर्टिकल नंबर 20 के बारे में पहले सिंपल देखिए कि ये ना दंडात्मक क्रिमिनल कानून में राज्य की मनमानी शक्ति से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में, समझ में आ रही बात, अर्थात अपराधी ठहराए जाने से पर संरक्षण जो मिलता है लोगों को, वो आर्टिकल नंबर 20 में है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 में मेनली 3 प्रावधान आपको देखने को मिलेगा, जिसको आर्टिकल नंबर 21, 22, 23 आप कह सकते हैं। तो उसमें पहला नंबर प्रावधान ये है कि पूर्व व्यापी दंड से संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंड नहीं दिया जा सकता है जिस समय वो काम किया है और वो अपराध के श्रेणी में नहीं है। नहीं समझे? देखिए एक उदाहरण से आपको बताते हैं। मान लीजिए कि 2024 में कोई एक काम जो कानून के नज़र में वैध था, ठीक, यानी कि उसके लिए कोई कानून ही नहीं था और आपने 2024 में वो काम किया था, लेकिन अब 2026 में वो कानून बना। अब कानून तो बन गया उस कार्य के लिए, तो पहले उस कार्य के लिए कानून नहीं था, अब वो कानून बन गया। तो क्या 2024 में जो काम कोई किया है वो चीज़, तो क्या उसके लिए इसको अपराधी घोषित किया जाएगा क्या? तो नहीं। ठीक है, यानी कि 2024 में किया गया कार्य के लिए दंडनीय नहीं होगा। एक्चुअली में ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में तब आया था जब आप दिल्ली में एक रेप कांड हुआ था। उस रेप कांड में एक 17 साल यानी कि 16 साल और 6 महीना का लड़का था वो, जिसको मतलब कि अपराधी जो घोषित किया जाना था वो आपको शायद 17 साल या 18 साल में किया जाना था। ठीक है, और उसका जो है आपको 16 साल और 6 ही महीना हुआ था। मतलब कि अभी भी 6 महीना उसका बाकी था 17 साल पूर्णे में। तो इसके वजह से उसको दंड नहीं मिला, मात्र 4 महीना के कारण। ठीक है, बाकी को फांसी दिया गया था। निर्भया हत्याकांड शायद वो केस था आपको, जिसमें एक लड़का आपको बच गया था क्योंकि उसका उम्र उस मतलब फांसी की सज़ा के लिए शायद 17 साल था, तो नहीं मिल पाया था उसको। ठीक है, मात्र 6 महीना में वो छूट गया था। तो इसीलिए ये बात आपको समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति को ना उस कार्य के लिए दंड नहीं दिया जाएगा जो कार्य वह किया, और कानून में वह कार्य जो है वह आपको अपराध नहीं है। ठीक है, यानी कि कानून पीछे की तारीख से अपराध घोषित नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी
21 जो है आपको भूत लक्षी विधायन से मनाही करता है, भूत लक्षी विधायन। इस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 20 जो है वह क्रिमिनल लॉ पे लागू होता है, दीवानी लॉ पे लागू नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 22 में प्रावधान ये है कि डबल जियोपार्डी यानी कि द्विदंड निषेध कहा गया है, यानी कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार दंड नहीं दिया जा सकता है। अर्थात अगर कोई एक अपराध किया है तो उसके लिए एक मुकदमा और एक सजा होगी। यानी 22 जो है 20 क्लॉज 2 जो है वो दोहरा दंड की मनाही करता है। फिर वही बात, प्रशासनिक या विभागीय दंड जो है वो बार बार दिया जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप में उसको बार बार मतलब कि दंड दिया जा सकता है। अगला नंबर है 22 का मुख्य प्रावधान। 3 प्रावधान बताए थे, 2 आपको बता दिए। तीसरा है आत्म अभिसाक्ष्य से संरक्षण, है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ ना गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें। हालांकि अगर सबूत पेश करने के लिए न्यायालय के द्वारा कहा जाएगा तो उसको ये मनाही नहीं कर सकता है, ठीक है ना, उसको सबूत देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो वह केवल अपराध कानून पर ही लागू होता है, नागरिक यानी कि सिविल कानून पर लागू नहीं होता है, क्रिमिनल लॉ पर ही लागू होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 20 जो है वह केवल एक्यूज्ड पर्सन को ही सुरक्षा देता है, यानी कि केवल अभियुक्त को सुरक्षा देता है, ठीक है। यानी कि जो दोषी है उसके लिए ये खासकर है कि उसको अधिक से अधिक दंड न मिले, उसको ज़्यादा टॉर्चर न सहना पड़े, इस तरह का बात है। अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बृहद आर्टिकल नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन का अधिकार, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 21 कहता क्या है, कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि जो कानून में लिख दिया गया है उसी आधार पर किसी व्यक्ति का जीवन छीना जा सकता है, अन्यथा किसी अन्य प्रक्रिया से जीवन नहीं छीना जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेगा, हालांकि इसमें अभी और देखेंगे, ठीक है। देखिए जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन का अर्थ दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक सीमित अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। सीमित अर्थ का मतलब सिर्फ इतना है कि जीवित रहना, ठीक है। जबकि व्यापक अर्थ में देखिएगा तो जीवित रहने से क्या होता है, मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहना होता है ना, तो वही वाली बात है, ठीक है। देखिए तो इससे रिलेटेड 2 केस के बारे में बात करते हैं। AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की आपको सीमित व्याख्या किया था और कहा था जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है, ठीक। इसके बाद मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या किया और कहा कि भाई ये जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम मुर्दा की तरह जी रहे, जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें गरिमा युक्त जीवन हो, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई जीवन का अधिकार जो है ना एक कंपोजिट राइट है, क्या है, एक समेकित अधिकार है, कंपोजिट राइट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा चीज़ शामिल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, समय समय पर अलग अलग केस के जरिए इसमें जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 21 में बहुत सारा प्रावधान जोड़ा, जैसे आवास का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, MC मेहता केस 2022 में इसको जोड़ा गया, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, निजता का अधिकार, पुट्टास्वामी केस 2017 में जोड़ा गया, राइट टू प्राइवेसी। इसके अलावा आवागमन का अधिकार, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, पासपोर्ट आपको रखने का अधिकार है, ये सब भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही है। और इस दोनों को मेनका गांधी केस के अंतर्गत शामिल किया गया था।
निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, निंदा का अधिकार बाबा रामदेव केस 2011 का है, ठीक है ना। इच्छा अनुसार जीवन साथी, ये हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये शक्ति वाहिनी केस 2018 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। यानी जीवन का अधिकार कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है, ये बहुत बृहद और बहुत ही समेकित टाइप का अधिकार है, जो जिसमें आपको जीवन जीना है तो गरिमा युक्त जीवन जीना है, और उसमें जो जो चीज़ शामिल हो सकता है वो हर एक चीज़ इसको शामिल कर लीजिए आप, ठीक है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप इसका नोट बनाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।